आसान पूछे कैसे सब लोग ऑप्शन सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसको डिटेल में देखते हैं चैप्टर को। ये जस्ट उसका इंट्रोडक्शन है। कहते हैं इस चैप्टर में हम लोग आइडिया लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। कहते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की यहाँ से बच्चे तारीफ स्टार्ट हो रही है, डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। एक स्पेसिफिक टाइप की ऑसिलेटरी मोशन होती है where a restoring force always pull the object back towards its mean position, कि जिसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्टर्ब करवाते हैं तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको उसकी मीन पोजीशन पे वापस ले आती है। लाइक हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास एक एनिमेशन है। ये स्टार्टिंग में उसके सेंटर पे मेन पोजीशन थी स्प्रिंग के, आप उसको पीछे लेके गए, आपने फोर्स लगाई बच्चे, वो फोर्स उसमें स्टोर हो जाती है, हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या होगी, ये इसको वापस लेके आएगा। तो ये देखिए ये वापस आए, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि आगे चला जाता है। इनर्शिया हमारे पास होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहता है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो इसको मेन पोजीशन पे वापस लेके आएगा कि यहाँ तक आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, यहाँ पे रुकेगा नहीं। इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा था, मूव करता हुआ आगे चला जाएगा, फिर से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो फिर से वो उसको वापस लेगा। तो ये बेसिकली ऑसिलेटरी का मतलब होता है अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करना, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम नाम क्या देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे ये देखिए, ये भी उसी तरह की एक एनिमेशन शो की हुई है कि सेंटर पॉइंट इसका ये था। ठीक है, यही सेंटर पॉइंट था, आपने इसको खींच के इधर लेके गए, तो जैसे आप इसको खींच के लेके जाएंगे तो फोर्स उसमें स्टोर हो जाएगी, वो फोर्स मेन पोजीशन की तरफ होगी। अब अगर वो इस तरफ कंप्रेस हो रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स दी सेंटर ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो उसकी बैक एंड फोर्थ अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूवमेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। ये ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन है। वी विल आल्सो एक्सप्लोर द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बिहाइंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन है क्या, कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे मैंने आपको ये अभी दिखाया भी है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मीन पॉइंट है, इसके अराउंड आगे पीछे जो इसकी मूवमेंट है वो इसकी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है आगे पीछे। जैसे यहाँ पे ये इसकी स्टैटिक पोजीशन थी, मीन पोजीशन थी, ठीक है, इस मीन पोजीशन के आगे पीछे जो इसकी मूवमेंट है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो वो इसकी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, इट इज ए पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब है थोड़ी देर बाद वो अपने आप को रिपीट करती रहती है, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको ये एनिमेशन भी दिखा रही हूँ, लाइक ये मेरे पास, ये देखें, ये कुछ टाइम बाद ये आगे पीछे जो है ना रिपीट कर रही है। यहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद वो इधर से आएगा मेन पोजीशन पे, फिर आगे कंप्रेस होगा और दोबारा से वो इसी जगह पे आ जाएगा, फिर वो अपनी इसी मोशन को रिपीट करेगा। तो ये जो इस तरह की मोशन होती है इसको हम लोग नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। तो ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास बच्चे इसकी एग्जाम्पल है। कहते हैं वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल। कहते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग ऑसिलेटरी मोशन को देखते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे वो दिखाई हुई हैं। जैसे ये मैच स्प्रिंग सिस्टम है, क्या आपके पास इसको मैच को हैंग किया हुआ है, आप इस मैच को थोड़ा खींच के नीचे लेके जाते हो तो मैच यहाँ तक आएगा, स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा उसमें फोर्स स्टोर हो जाएगी, फोर्स क्या करेगी उसको वापस यहाँ तक लेके आएगी। वो यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि मूव करता हुआ आ रहा था, इनर्शिया की वजह से वो मूव करता हुआ आगे जाएगा, फिर से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फिर से उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी, तो वो हमारे पास मेन पोजीशन के मूव करता हुआ आएगा, यहाँ पे इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं तो आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसकी टू एंड फ्रो जो मोशन है दैट इज कॉल्ड दी ऑसिलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर रही हूँ कि मेन पोजीशन यहाँ पे थी, आपने उसको खींच के इधर लेके गया, फोर्स स्टोर होगी, वो उसको वापस लेके आएगी, यहाँ पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से इधर चला जाएगा, फिर से फोर्स स्टोर होगी, वो इसको वापस लेके आएगी, फिर रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। तो इस तरह से जो इसकी टू एंड फ्रो मोशन है वो हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। यहाँ पे दोस्तों मूवमेंट दिखाई हुई है, ये बेसिकली इस तरह से हो रहा है कि ये मेन पोजीशन पे था, आप उसको खींच के लेके आते हो, मतलब ये सेंटर मेन पोजीशन था, आपने खींचा उसको, फोर्स उसमें स्टोर हो गई। फोर्स हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है कि उसको सेंटर की तरफ लेके आएगी। अब वो सेंटर की तरफ मूव करता हुआ आएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा, तो फिर से फोर्स उसमें स्टोर होगी, उस स्टोर फोर्स की वजह से वो दोबारा वापस आएगा, तो उसकी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल ये आ गई। दूसरी हमारे पास बच्चे ये पेंडुलम की एग्जांपल है कि स्टार्टिंग में आपने पेंडुलम होता है कि बच्चे ये हमारे पास एक धागे के साथ आप एक छोटी सी यहाँ पे ना गेंद होती है जिसको हम बॉब बोलते हैं, ठीक है, मेटल की ये बॉब होती है, इसको अगर मैं बांध देती हूँ ना तो इसको ओवरऑल पेंडुलम बोलते हैं। ये अभी सेंटर पॉइंट जो है ना इसका रेस्ट पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाती हूँ किसी एक साइड पे और यहाँ पे मैं इसको ले जाकर छोड़ देती हूँ तो ये क्या करेगा, अपनी इस जगह पे मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी, वो इधर आएगा, मतलब
आप यहाँ से इसको उठा के ले गए यहाँ पे, तो जैसे जैसे इसको लेके जाएंगे बच्चे इसमें फोर्स स्टोर होती जाएगी। वो फोर्स हमेशा क्या होती है, इसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आती है, हम उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो जो आप इसको उठा के लेके गए थे वो फोर्स उसमें स्टोर हो गई थी, उसकी वजह से ये आएगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, मूव करता हुआ मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, मूव कर रहा था तो इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाएगा। बच्चे इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो उसकी स्टेट होती है ना, चाहे वो मूव करता है तो वो मूव करता रहता है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मेन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन वो मूव करता हुआ आ रहा था तो इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाता है। फिर जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो उसमें फोर्स स्टोर होती जाएगी और वो रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके आएगी। फिर से यहाँ से वो मूव करता हुआ इसके पॉइंट की तरफ आएगा, इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, इधर चला जाएगा। तो इसकी जो है ना इस तरह से जो मोशन है बैक एंड फोर्थ, ये भी क्या है, उसकी ऑसिलेटरी मोशन है। लाइक हमारे पास ये देखिए, ये यहाँ पे आप इसको लेके गए जैसे छोड़ते हैं तो वो इस तरह से मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो उसकी टू एंड फ्रो आगे पीछे वाली मूवमेंट है वो हमारे पास उसकी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास यही कह रहा है कि मैस, एक तो हमारे पास ये है सिंपल पेंडुलम, ये वाली जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, दूसरी हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली है, तीसरी हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क, मुझे ये एक खास किस्म का डिवाइस होता है जिसके लिए ना आप साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। इसको जब किसी चीज के साथ मारते हैं ना तो हमारे पास इसकी ये जो लिम्स होते हैं, ये जो बाजू होते हैं ना, वो अपनी जगह पे आगे पीछे हरकत कर रहे होते हैं, इधर जाएगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा, तो इसकी जो बैक एंड फोर्थ मोशन होगी वो हमारे पास इसकी क्या होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी। इसी तरह से मोशन ऑफ स्विंग, ये झूले की एग्जांपल दी हुई है, ये भी आपने अक्सर देखा होगा, कोई झूला ले रहा होता है तो ये पीछे जाएगा फिर वापस आएगा फिर आगे जाएगा, तो ये झूले की एग्जांपल हमारे पास इसमें मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, ठीक है। जब बच्चे झूला लेते हैं ना तो वो भी इसी की एग्जाम्पल में यहाँ पे देखे, ये आगे जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर आगे जा रहा है वापस जा रहा है, तो उसकी बैक एंड टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या ऑसिलेटरी मोशन है। इसी तरह से कहते हैं जब आपकी कह ले एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं जब कोई साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पीकर है जिसके लिए साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह के आगे पीछे जो होते हैं ना वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह की मोशन को हम नाम क्या देते हैं, ये भी हमारे पास क्या ऑसिलेशन मोशन है। ये देखें, ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे आगे गए फिर वापस आ गए, ठीक है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये मॉलिक्यूल्स की है। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ये गिटार है, इसमें स्ट्रिंग्स लगी होती है, आपने अक्सर देखा होगा गिटार बजाने वाला ने इन स्ट्रिंग्स को आगे पीछे छेड़ा होता है, मतलब इनको मूव करवा रहा होता है। तो ये स्ट्रिंग क्या करेंगे, इधर होगी फिर इधर जाएगी फिर आगे जाएगी पीछे जाएगी, तो ये स्ट्रिंग जो है ना हमारे पास इस तरह से लूप्स की फॉर्म में मूव करती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इनकी इस तरह से मूवमेंट होती है। द विंग्स ऑफ द बर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइंग, जब उड़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा अपने पर कभी ऊपर कर रहे होते हैं कभी नीचे कर रहे होते हैं, तो उनकी परों की जो मूवमेंट होती है ना वो भी ऊपर नीचे होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। इसके अलावा हमारे पास कहते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड सब्सटेंसेस ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, ये देखिए, ये अगर कोई NaCl का स्ट्रक्चर है कोई भी सॉलिड, तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ना मूव कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये अपनी जगह पे ऑसिलेटरी मोशन शो कर रहे होते हैं, आगे पीछे हल्का फुल्का ना वो मूव कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, इनकी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है। तो ये हमारे पास कुछ ऑसिलेटरी मोशंस हैं, जैसे हम लोग ये गिटार वाली भी अक्सर हमारी डेली लाइफ में होती है, स्विंग वाली भी देखते हैं हम लोग, ये परिंदों वाली भी देखते हैं। तो कहते हैं बहुत सारी हमारे पास जो है ना बॉडीज जो है वो ऑसिलेटरी मोशन या फिर हम कह रहे हैं मोशन शो करते हैं, उनकी कोई ना कोई इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन लाजमी होती है। जैसे मैंने यहाँ से कहा कि आपके पास ये पेंडुलम है, ये इसकी रेस्ट सिचुएशन, आप इस बॉल को लेके जाएंगे तो फोर्स स्टोर होगी, उसको वापस लेके आएगी, ठीक है, फिर उसको ट्रू एंड फ्रो मोशन लेके जाती है। इसी तरह से ये हमारे पास अगर स्प्रिंग लगा हुआ है, मैस है, तो अगर आप इसको खींच के लेके जाओगे, फोर्स लगाओगे, उस फोर्स वो उसमें स्टोर हो जाती है, उसको वापस लेके आती है, तो उसकी ट्रू एंड फ्रो मोशन होती है। तो कहते हैं हर एक की ये अगर सिंपल हमारे पास झूल है, अगर आप इसको फोर्स दोगे, मतलब इसको आगे की तरफ धक्का दोगे, वो फोर्स स्टोर होगी उसमें, झूला वापस आएगा फिर पीछे की तरफ जाएगा, तो उसकी बैक एंड फोर्थ मोशन होगी। ये नॉर्मल हालत में स्ट्रिंग्स हैं, ये इनकी मेन पोजीशन, जब आप इनको मतलब मूव करवाओगे तो ये लूप्स की फॉर्म में आगे पीछे, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रिंग होती है, जब आप इसको प्लग करवाते हो तो ये कभी ऊपर जाएगी और ये कभी नीचे जाएगी, तो इसकी बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे मूवमेंट होती है। ये कहते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन लाजमी होती है। When the body is displaced from its mean position, there is a restoring force which brings it back to its equilibrium position. मैंने वही आपको बात की है कि अगर आपके पास उसकी नॉर्मल सिचुएशन है, रीस्टोरिंग मेन पोजीशन है, अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो जो फोर्स लगाओगे आप उसको लेके जाने के लिए, वो उसमें स्टोर होती जाती है, उस फोर्स की वजह से वो वापस आता है, उसको हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है। आगे जब भी हम लोग ऑसिलेटरी मोशन करते हैं ना तो कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी जाती हैं, कुछ टर्म्स बोली जाती हैं, वो टर्म्स हैं क्या, उनका मतलब क्या है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे, साथ में एग्जांपल जो लेंगे हम लोग रेफरेंस लेंगे, ये सिंपल पेंडुलम की मोशन का लेंगे।
कि हमारे पास ये एक धागा था जिसके साथ हमने एक छोटा सा कह ले बॉल जो है बॉब जो है ना इसको अटैच कर दिया, BOB बॉब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसको मेटल के जो छोटी सी गेंद होती है इसको बोलते हैं। अगर इसको धागे की मदद से बांध देते तो इसको पेंडुलम बोला जाता है। ये इसकी अभी मेन पोजीशन है, ठीक है। इसकी मेन पोजीशन है, आप इसको उठा के, मैं क्या किया, मैंने इसको उठा के ना यहाँ पे एक साइड पे लेके, जब यहाँ पे ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया ना, तो जैसे जैसे मैं इसको उठा के पीछे लेके जा रही थी, मैं फोर्स लगा रही थी, वो फोर्स उसमें स्टोर होती जाती है। यहाँ पे ले जाके अगर मैं उसको छोड़ देती हूँ तो वो फोर्स उसको वापस लेके आएगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब उसमें स्टोर होती जाती है, वो उसको वापस लेके आएगी मेन पोजीशन पे। यहाँ पे लेके आएगी, मूव करता हुआ आएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा, वो आगे जाता जाएगा, फिर से फोर्स उसमें स्टोर होती जाएगी, तो वो जो फोर्स उसमें स्टोर होगी वो उसको वापस लेके आएगी, फिर से मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से वो आगे चलता जाएगा। तो इस तरह की मोशन जो है हमारे पास पेंडुलम की मोशन है। अब इस मोशन में कहते हैं, हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे ना एक छोटी सी बात माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट को बी का नाम दे दे, कोई एक साइड बी ए कर दे, कोई एक साइड बी कर दे, तो वो इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप कोई एक साइड को ए का नाम दे दे, कोई एक, ये आगे फर्दर है तो मैं इसलिए आपको इंडिकेट करवा रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वाइब्रेशन। इस पूरे मोशन में हमारे पास वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, उसकी तारीफ देखते हैं। पहले तो तारीफ देखते हैं, कहते हैं वन कंप्लीट जो राउंड ट्रिप होता है ना हमारे पास वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड दी वाइब्रेशन। अल्टरनेटिवली वाइब्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू बैक टू इट्स फर्स्ट पोजीशन। पहले तो यहाँ वाली तारीफ करते हैं कि वन कंप्लीट साइकिल अबाउट इट्स मीन पोजीशन जो होगा वो वाइब्रेशन होगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये पेंडुलम था, आप पेंडुलम को उठा के यहाँ पे ले गए, पेंडुलम को मैं उठा के यहाँ पे ले गई, तो अब क्या होगा, यहाँ से उसकी मोशन नोट करेंगे। जैसे मैं इसको उठा के लेके गई, फोर्स उसमें स्टोर होती जाएगी, वो फोर्स क्या करेगी, इसको लेके आएगी यहाँ पे, इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे जाता जाएगा, तो जाता जाएगा, वो फोर्स उसमें स्टोर होती जाएगी, वो इसको वापस लेके आएगी, और फिर यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, फिर वो वापस आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आना एक कंप्लीट साइकिल जो होगा उसकी वाइब्रेशन होगी। कंप्लीट साइकिल बोलते हैं मुझे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाना। तो हम लोगों ने यहाँ से उसकी मोशन स्टार्ट की थी, वो यहाँ से जाएगा यहाँ पे मेन पोजीशन से फिर आगे, फिर वापस अगर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो उसको नाम देते हैं वन कंप्लीट वाइब्रेशन। कहते हैं इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू फर्स्ट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पॉइंट बच्चे तक किसको कहते हैं कि ये सेंटर पॉइंट था, आप इसको उठाकर मैक्सिमम कितना लेके गए, यहाँ तक लेके गए, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। कहते हैं इस एक्सट्रीम से अगर मैं स्टार्ट करूं तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, मतलब ये तो सेंटर है ना, तो सेंटर से ये जितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसको मूव करवा रहे हैं उसको एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक और दोबारा से पहले एक्सट्रीम तक का जो फासला है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी वन वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ से देखें, फ्रॉम वन एक्सट्रीम, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक और बैक टू फर्स्ट एक्सट्रीम, वो उसकी क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए पेंडुलम में हमारे पास जो है मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट को ए बोल दें, इसको बी बोल दें, मैंने वो आपको चेंज करवा दिया। एंड बैक फ्रॉम बी टू ए, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी वन कंप्लीट वाइब्रेशन होगी, ठीक है। आगे हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो बोली जाती है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी लम्हे के ऊपर। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी लम्हे के ऊपर, जो भी हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। कहते फॉर एग्जाम्पल बच्चे पेंडुलम क्या था, यहाँ पे उसकी मेन पोजीशन थी, रेस्ट पोजीशन थी, अब आप उसको लेके जा रहे हो यहाँ पे, यहाँ तक, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन बच्चे किसको बोलते हैं, मैक्सिमम जितना आप उसको लेके गए। अब अगर अभी आप यहाँ पे रास्ते में हो, यहाँ पे कहीं मौजूद हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी यहाँ पे है ना, मतलब आपने कुछ ना कुछ तो उसको मूव करवाया, कुछ ना कुछ तो उसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मैक्सिमम कहाँ तक लेके गए। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी लम्हे पे, अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी लम्हे पे, अगर इस लम्हे पे देखूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, अगर किसी दूसरे लम्हे पे मैंने देखा भाई यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो इस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो सारे इसके क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस जो है ना हमारे पास कोई भी होता है किसी भी लम्हे पे। इसको यूजुअली मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे था तो इसको मैं नाम दे देती हूँ सी का, तो यहाँ से फिर यहाँ तक का क्या होगा, वो हमारे पास उसका इंस्टेंटेनियस होगा।
ये जहां तक मैक्सिमम लेके गए वो उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, वो उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। लेकिन रस्से में किसी भी पॉइंट पे अगर उसका आप डिस्प्लेसमेंट नोट करते हैं किसी भी टाइम पे, तो वो हमारे पास उसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस को हम यूजुअली एक्स के साथ लिखते हैं। इसी तरह से कहते हैं, यहाँ पे भी उसने दिखाया हुआ है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी भी पॉइंट पे जो उसका डिस्टेंस होगा, चाहे वो यहाँ पे पेंडुलम हो चाहे वो यहाँ पे पेंडुलम हो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी उसका इंस्टेंटेनियस होगा। अगर यहाँ से मालूम करें यहाँ से यहाँ तक का भी उसका इंस्टेंटेनियस होगा, तो इंस्टेंटेनियस को आप किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टर्म आ जाती है एम्पलीट्यूड, कि आपने मैक्सिमम उसको कितना डिस्प्लेस करवाया। मतलब मैंने यहाँ से उठा के उसको मैक्सिमम यहाँ पे ले जाके वहां पे छोड़ दिया, तो मैक्सिमम जहां तक आप उसको उठा के लेके जाते हो उसका क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो उसको किससे लिखते हैं, मुझे उसको एक्स नॉट से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए उसी की तारीफ कर रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है जो मीन पोजीशन से किसी भी साइड को, जैसे यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लेके गई या फिर यहाँ से उठा के मैं अगर यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, तो मैक्सिमम जितना आप उसको लेके जाते हो वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो वो ओ ए भी हो सकता है या फिर वो ओ बी भी हो सकता है, तो उसको एक्स नॉट से लिखा जाता है। कहते हैं एम्पलीट्यूड हमें बेसिकली बता क्या रहा होता है, इज द मेजर ऑफ द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहाँ पे लेके गए उठा के मैक्सिमम तक, जितना आप उसको लेके जाओगे मतलब उतनी फोर्स लगाओगे उतनी एनर्जी इसमें स्टोर होती जाएगी। तो जितना आप उसको ज्यादा डिस्टेंस ऊपर लेके जाओगे, जितना एम्पलीट्यूड का ज्यादा होगा उतनी उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द एनर्जी कैरिड बाय द वेव या स्टोर्ड बाय द वेव, ठीक है। आगे टाइम पीरियड क्या है, कहते हैं टाइम पीरियड जो होता है ना वो टाइम होता है जो कोई भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में हमें रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेंडुलम था, आप पेंडुलम को उठा के यहाँ पे लेके गए, मतलब ये मेन पोजीशन थी, आप इसको उठा के यहाँ पे लेके, अब यहाँ पे आपने इसको ले जाके छोड़ दिया। स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने वाइब्रेशन आपको बता दिया था कि अगर आपने एक्सट्रीम पॉइंट लिया है, यहाँ से वापस आने में मेन पोजीशन पे और दूसरी एक्सट्रीम पे और दोबारा उसी एक्सट्रीम पे आने को हमने वाइब्रेशन का नाम दिया था। तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है, अब जो इसको हम लोग नाम देते हैं उसका टाइम पीरियड का। तो टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट साइकिल, उसको नाम दिया जाता है टाइम पीरियड का। इसको कैपिटल टी से लिखा जाता है। बच्चे टाइम है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेकंड होगा। कहते हैं अगर हम लोगों ने इसको लिखना हो, फार्मूला लिखना हो, टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इसके डिफरेंट फार्मूला था, ये आगे हम लोग देखेंगे भी। 1/f हमारे पास फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है और या फिर ये हमारे पास क्या होता है 2/ओमेगा होता है, 2π/ओमेगा होता है। 2π/ओमेगा क्या होता है वो देखते हैं हम लोग उसको बाद में। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है ना, फिर उसमें यहाँ पे देखें अगर यहाँ से इसने स्टार्ट किया तो वापस रिपीट करके यहाँ तक अपना कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करेगा। इस केस में फिर टाइम पीरियड कैसे लेंगे बच्चे, अगर पूरा सर्कल ले रहे हैं ना, पूरा एंगुलर मोशन ले रहे हैं, तो उसका जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है, ये जो पूरा पाथ होता है वो किसके इक्वल होता है, 2π के इक्वल होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से बेसिकली निकाला हुआ है कि टोटल सर्कमफेरेंस का जो पूरा पाथ होता है उसको बच्चे 2π से बोलते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन दे रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी फिर क्या होगी, उसकी ओमेगा होती है, ठीक है, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी है क्या, ये हमारे पास है लीनियर सिचुएशन के लिए 1/f के हमारे पास, या फिर टाइम पीरियड, ये उसका फॉर्मूला है। ये क्या एंगुलर के, एक तो हमने सिंपल मोशन कंसीडर की थी ना, लाइक ये वाली के जिसमें पेंडुलम जो है वो सिंपल आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है, इस साइड पे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ये तो सिंपल है मोशन। अगर वो सर्कुलर मोशन में जा रहा हो ना, तो पेंडुलम हमें कभी कभी सर्कुलर मोशन भी दे रहा होता है। लाइक हमारे पास ना कभी कभी मोशन ना इस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर इस मेन पे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो ये मेन पोजीशन है, उसके अराउंड आगे पीछे मूव कर रहा है, लेकिन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं लीनियर मोशन। और अगर आपको मैं सर्कुलर मोशन दिखाऊं तो वो हमारे पास इसका थोड़ा सा डिफरेंट होती है। लाइक उसमें ऐसा लग रहा होगा जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल, ये यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर अंदर की तरफ से होता हुआ फिर साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो ऐसा लग रहा होता है कि बस सर्कुलर मोशन दे रहा है, मतलब पहले बाहर की तरफ से फिर अंदर वाली साइड से होता हुआ आ रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट तरह की मोशन होती है। या फिर आप अगर ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं वो सर्कुलर मोशन दे रहा है, तो वहां पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो वहां पे फिर हम लोग डिफरेंट टाइम पीरियड का ले सकते हैं। अब फ्रिक्वेंसी क्या है, कहते हैं फ्रिक्वेंसी है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, के एक सेकंड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसने कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की है। कि अगर आप टाइम नोट करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो एक सेकंड में यहाँ से यहाँ पे गया एक वाइब्रेशन, फिर यहाँ से यहाँ पे गया 2 वाइब्रेशन, अगर वो 5 दफा वो वाइब्रेशन पूरी कर लेते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 5 हर्ट्ज होगी। तो बेसिकली फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, एक सेकंड में ना, तो टाइम हमारे पास कितना लिया जाएगा, 1 सेकंड। तो इसको यूजुअली हम लोग 1/t के रेसिप्रोकल पे लेते हैं। मतलब एक वाइब्रेशन को पूरा होने में जितना कम टाइम लगेगा एक सेकंड में, उतनी वाइब्रेशंस हो सकती है।
मतलब अगर एक वाइब्रेशन को पूरा होने में 0.2 सेकंड लगते हैं तो इसका मतलब है 1 सेकंड में काफी ज्यादा वाइब्रेशन हो सकती हैं। अगर एक वाइब्रेशन को ही पूरा होने में 0.5 सेकंड लग जाते हैं तो फिर सिर्फ 2 वाइब्रेशन पूरी होंगी। तो जितना टाइम कम होगा उतनी फ्रिक्वेंसी उतनी वाइब्रेशन ज्यादा होंगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप टी को इधर ले जाएं, एफ को नीचे ले जाएं, तो ये भी हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास फार्मूला बन सकता है। कहते हैं फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो 1 हर्ट्ज कब होगा, अगर एक ऑसिलेशन पूरी हो रही है 1 सेकंड में। मतलब ऊपर नीचे अगर 1 1 आ जाए तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज होगी। अब इसका कह लें कि डायमेंशन क्या होती है, टी 1/t है ना, तो कैपिटल टी की डायमेंशन जो होती है वो टी टाइम की टी होती है, कैपिटल टी होती है। तो ये मेरे पास इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल टी। अब ये इनवर्स में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फिर ये 1/t है तो ये ऊपर जाके t-1 हो जाएगा। ये डायमेंशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, ठीक है, कि टाइम की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की क्या होती है। तो ये बेसिकली वहां से डायमेंशन है। डायमेंशन हमारे पास होती है क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए एक सिंबल लेते हैं और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं। टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं। ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो t-1 हो जाएगा। ये एमसीक्यू में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। और 1 हर्ट्ज की डेफिनेशन ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि अगर एक हमारे पास ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है 1 सेकंड में, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, अगर एक ऑसिलेशन हो रही है 1 ही सेकंड में तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज होगी। उसी तरह से कहते हैं अगर हम लोग रेवोल्यूशन की बात करें, मतलब 1 कंप्लीट साइकिल सर्कल की बात करें, तो हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी की हम बात करें, उसमें हम लोग सिंपल फ्रिक्वेंसी की बात नहीं करेंगे। ये सिंपल फ्रिक्वेंसी कब थी, जब हम लोग लीनियर मोशन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जा रहा है एक एक्सट्रीम पोजीशन से, आपने उसको डिस्प्लेस करवाया, वो गया फिर वापस आया फिर गया फिर, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी पूरी हुई। अब कहते हैं अगर हम लोगों ने एंगुलर सिचुएशन लेनी हो तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर उस तरह से कैसे उसको, ये देखें ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे जाएगा तो एंगल डिफरेंट होगा, यहाँ पे जाएगा तो एंगल डिफरेंट होगा, यहाँ पे जाएगा तो एंगल डिफरेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन दे रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल डिवाइडेड बाय टाइम लिखते हैं। अब टोटल पूरे सर्कल में पूरी एंगुलर मोशन में हमारे पास टोटल कितने एंगल्स होते हैं, हमारे पास 260 डिग्री होते हैं, या 2 पाई उसको बोला जाता है। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा कैपिटल टी। और ये हमारे पास इसको अगर लिखा जाए उस फॉर्म में 1/t किसके इक्वल था बच्चे, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी के इक्वल नहीं था 1/t। तो 1/t की बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, एफ। तो मेगा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई एफ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके यूनिट की बात करें एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसका हमारे पास क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। मतलब ऊपर एंगल है ना, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है बच्चे, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की डायमेंशन होती है, वो कैपिटल टी होती है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड थी। आपसे डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। वाइब्रेशन क्या होती है उसकी डिफाइन करें, हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड मोस्ट कॉमनली ये फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन पूछी जाती है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एंगुलर मोशन दे रहा होता है, फिर आप एंगल की बात करते हैं कि एंगल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये इस केस में आ जाता है आपके पास ना ये। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, वाइब्रेशन की पूछी जा सकती है, ठीक है। ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।